हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉप 20 जीके जो अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में 1892 के सत्र में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों, इनमें से अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता या फिर छुआछूत को खत्म करता है। दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में दिया है उसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो अस्पृश्यता की प्रथा के लिए दंड का आदेश देता है और इस घृणित प्रथा को समाप्त करता है, 1 जून 1955 को लागू किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय यानी लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो भारत में किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार होता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 द्वारा संरक्षित है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे ही बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। यदि डैश के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। लोकसभा को भंग करने की शक्ति इनमें से किसके पास होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार
भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति अंतिम शक्ति है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग कर सकता है और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब खत्म किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1971 में। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो प्रीवी पर्स जो है वो गरीबी, भूख और सुरक्षा चुनौतियों से त्रस्त एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र पर एक अतिरिक्त आर्थिक दबाव था। 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 का भी लोप हो गया था। प्रीवी पर्स जो है दोस्तों उसका भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 262 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता था। इस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेष अधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग चलाने की बात की जाए तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना देना जरूरी होता है। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारतीय राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस तरह के आरोप को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव एक प्रस्ताव में निहित है जिसे कम से कम 14 दिनों के लिखित सूचना के बाद सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से कम ना हो उसके द्वारा हस्ताक्षरित सूचना के बाद पेश किया गया है, जो उनके प्रस्ताव को पेश करने के इरादे से दिया गया है। ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/3। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डैश सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम या खत्म करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है। राइट आंसर है ऑप्शन डी समापन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है इस सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में 97 विषय थे, हालांकि अब इसमें टोटल 100 विषय हैं।
भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों, राष्ट्र विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण थी। राष्ट्र विकास के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना अगस्त 1952 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्र विकास योजनाओं की एक श्रृंखला थी जिन्हें 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, 1957 में स्थापित बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनंत शयनम अय्यंगर। दोस्तों, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। हालांकि इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। पहली लोकसभा 5 साल के अपने पूरे कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को इसे भंग कर दी गई थी। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम जो है ये 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले गया था। और वो जो 5 विषय है दोस्तों, वो है शिक्षा, वन, वजन और मापतौल, वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।